सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो हम गुरु वंदना के बाद आज हम लोग साइंस ऑफ रेमेडीज का ये पेड सेशन का पहला हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, अभी तक हमने 2 क्लासेस हमने कवर करी हैं और आई होप सभी ने वो क्लास अटेंड करी हैं या सबके पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके अपने लिए थिंकिंग फिट का एक्सेस ले सकते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने बात करी थी बायोकेमिक थेरेपी के बारे में, है ना। हमने समझा कि कौन सी राशि की एफ्लिक्शन की वजह से कौन सा पर्टिकुलर टिश्यू सॉल्ट की डिफिशियंसी बॉडी में होती है, वो हमने समझा। उसके बाद हमने सेकेंड सेशन में हमने ये देखा कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स, है ना, वो हमने देखा कि वो किस तरीके से ग्रह, राशि और नक्षत्रों के साथ कनेक्टेड है। तो उस प्लांटेशन से भी हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं और ये बहुत नेचुरल रेमेडी थी। बट इन दोनों में आपने एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों का जो बेस है वो इस बात पे है, मतलब इस बात पे डिपेंड करता है वो रेमेडी कि वो प्लैनेट एफ्लिक्टेड है कि नहीं। ठीक है, और ज्योतिष में आप चाहे रेमेडीज, रेमेडीज तो बिल्कुल एंडिंग पार्ट हो जाता है कंसल्टेशन का। कंसल्टेशन में पहले तो आप सारे इवेंट्स वगैरह बताओगे और उसी इवेंट्स के जजमेंट जब आप कर रहे होते हैं ना, तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा प्लैनेट यहाँ एफ्लेक्टेड है, कौन सा अच्छे पोजीशंस में है। उसके बेसिस पे आप रेमेडीज आगे जज करते हैं। करेक्ट, यही हमारा प्रोसेस होता है। तो अब ये कोर्स करने के 2 मेथड है। जो जनरली जब रेमेडियल नाम से कोर्स कराया जाता है तो आपको कोर्सेज में क्या मिलेगा कि मैं नवग्रहों के, आज जैसे मैं मंत्र की क्लास लूंगा, तो मंत्र की क्लास में मैं क्या करूंगा कि नवग्रहों के 9 मंत्र आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, प्रोनाउंस करके एक बार बता दूंगा, तो ग्रहों की रेमेडी हो गई। ऐसे सेम में राशि बेस्ड कुछ रेमेडी दे दूं। ठीक है, तो मेरे मंत्र की में एक सेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं 10-12 सेशंस करके कोर्स पूरा खत्म कर सकते हैं। आसान है ना, मुझे कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी डिस्कस करनी है ना, कुछ समझने में दिक्कत, और आपको भी लगेगा एट द एंड कि ठीक है मुझे रेमेडी सारी मिल गई। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करेंगे फिर हमेशा अपनी कंसल्टेशंस में या अपने खुद के हॉरोस्कोप में आपको रेमेडीज यूज करना शुरू कर देंगे। बट हमारे कोर्स का नाम है साइंस ऑफ रेमेडीज। ठीक है, हमें इसके पीछे का विज्ञान भी समझना है। ठीक है, और हमें ये देखना है कि वो रेमेडी अगर हम किसी को बता रहे हैं तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, हम कि हमने क्यों सेलेक्ट किया वो रेमेडी। ठीक है, हमको ये समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग चूज कर पाएंगे ना। अभी जब मैं मंत्र की क्लास हम लोग समझेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि मंत्र की भी अपने कैटेगरीज है ना। 3 तरीके के हमारे पास मंत्र का डिवीजन है। अब उसमें से आप कौन सा बताएंगे आप, है ना। और हर किसी को मंत्र बेस्ड रेमेडी सूट भी नहीं करेगा, तो हम लोग कभी जेम की रेमेडी बताएंगे। तो रेमेडीज आप कोई भी बताएंगे उससे पहले हमको ये जज करना आना चाहिए कि कौन सा ग्रह कुंडली में एफ्लिक्शन में है। ये सबका बेस है और यही और हम लोग मान के चलते हैं कि ये सब आपको पहले से आता होगा, है ना। और इसी मानने में ही समस्या है। अगर ये मान के मैं चलूं आगे तो मेरा कोर्स अभी 2-3 हफ्ते में ही खत्म कर सकता हूँ मैं। ठीक है, आसान है करना, बट वो मान के नहीं चलेंगे क्योंकि मुझे पता है कि यहीं पर बुनियादी कमी है हम सब में। ठीक है, तो हमें इस बेसिक कमी को दूर करने के लिए आज के सेशन में हम बिल्कुल बेस से हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, भले ही हम आज के सेशन में कोई रेमेडीज हम लोग ना पढ़ें, बट
उस रेमेडी को डिसाइड करने के लिए जो चाहिए वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है। आज की क्लास और आने वाली एक दो क्लासेस में हम पहले ये समझेंगे कि कैसे डिसाइड करें कि ग्रहों का एफ्लिक्शन कैसे होता है। ठीक है। उसमें कुछ हम नियम दोबारा हम लोग रिकॉल करेंगे। कुछ हम नियम जो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे उसको दोबारा हम लोग समझते हैं आज तरीके से। ठीक है। फिर हम लोग हाउसेस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा वो कि एक बार डिसाइड होने के बाद कि ग्रह एफ्लिक्शन में है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस ग्रह का कितना फ्री विल है, कितना उसमें फिक्स विल का परसेंटेज है ना। उसके बेसिस पे हम रेमेडीज को फिर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो वो मैं आने वाली क्लासेस में हम जज करेंगे। तो आज हम समझेंगे कि ग्रहों का एफ्लिक्शन कैसे देखा जाता है। ठीक है। तो इसके लिए जो भी बेसिक नियम होंगे वो हम लोग आज समझते हैं। और क्लास को थोड़ा ना और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, आपको नियम बता दूं, रूल्स बता दूं, है ना। उससे अच्छा ये है कि कुछ ना आपको ग्राफिकल और एनिमेटेड फॉर्म में इसको समझते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आज हमारे साथ आदित्य भी है और इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम रेडी किया है। तो इनको आप समझो, ये क्लास में मैं भी हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और एट द एंड आपको वॉइस कम हो गई सर, वॉइस वॉइस कम हो गई। बहुत ही कम हो गई। क्या बात कर रहे हो? बाकी नो सर, बाकियों को आ रही है आवाज? नो सर, आ इट्स रही ऑल है राइट। सर। हाँ सर आ रही है। में अब आपको चेक करना पड़ेगा। आ, तो ठीक है आप आपके माइक्रोफोन में शायद इलेक्ट्रिसिटी कम जा रही है। अभी तो कम हो गई। हाँ, और ठीक है। तो उसको हम समझते हैं। और आज भले ही हम लोग एक टॉपिक कवर करें, ठीक है, आराम से चलेंगे, भागना नहीं है हमको। ठीक है। बड़ो अच्छे से समझो आप लोग। ठीक है। पहले वो आदित्य समझाएगा, फिर वही चीज मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। कुछ आपके क्वेरीज होंगे, आप पूछो। उसको आज हम लोग पूरा इस चैप्टर को पूरा क्लोज करेंगे, प्लैनेट को एसेस करने का तरीका। ठीक है। इससे पहले हमें स्टार्ट करूँ, कुछ क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं। सर वन हाँ। क्वेश्चन। सर लास्ट टाइम आपने एक चार्ट दिखाया था जिसमें वो तमाम डायरेक्शनल स्टैंड थी और सब कुछ। सर वो थिंकिफिक पे नहीं आया और ना ही मतलब लाइक नॉट इवन फ्रॉम लाइक। डायरेक्शनल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाला चार्ट कौन सा था? सर वो एक मैंने उसकी पिक्चर भी ली हुई है, उसमें ये था कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। अच्छा, नहीं, और आपने वो कहा था उसका घास तो उसका एक ना प्रॉपर मैं डायग्राम डिजाइन कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है। तो वो आपको मैं पूरा उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट अपलोड करूंगा उसका। ठीक ओके। है। थैंक करके यू। मैं उसको दोबारा भी एक बार समझा दूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट लेके, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उस दिन मैंने वो क्लास में ना ऐसे ही ड्रॉ किया था वो, तो या उसमें बहुतों को पता नहीं, समझ में क्लियर नहीं आया होगा। उसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको बना के मैं दूंगा। ओके ठीक सर, है। ताकि थैंक आप लोग उसको प्रिंट आउट भी निकाल के रख सको, है ना। यू। या उसको वैसे चलाएंगे। थैंक यू। हाँ सर सचिन जी, सर प्रणाम। थोड़ा। मुझे एक बेसिक क्वेरी ये पूछनी है कि जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो ग्रह हैं अपने मैक्सिमम जो फल हैं, चाहे वो योग में हो चाहे अकेले हों, जैसे भी हों, वो दशांतर दशा में होते हैं। हम्म। तो अब एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा हम्म। पॉइंट है कि भी एक आदमी की जिंदगी में कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम है। हम्म। जैसे किसी की शादी में प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे में प्रॉब्लम है, किसी की नौकरी में प्रॉब्लम है, किसी की पढ़ाई में प्रॉब्लम है। तो हम्म। अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर हाउस या वो जो उस ग्रह उस हाउस का जो मालिक है या कारक है, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड अफेक्टेड होगा, दो से ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। इसकी हम्म। वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक तो है। अब जब हम रेमेडी की बात करते हैं तो हम्म। हम रेमेडी का जो हमारा मेजर लॉजिक सिद्धांत है हम्म। वो क्या है कि मैं जब प्लेनेट को आइडेंटिफाई करूंगा हम्म। किसी भी चीज़ पे, तो मैं उस एंगल से करूंगा कि ये मेरे लिए मेलेफिक ही है कुंडली में और इसका मुझे उपाय करना ही चाहिए, या अगर मुझे प्रॉब्लम आएगी तब मैं करूंगा। मैं क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ अपना ढंग से? समझ गया, मैं समझ गया। देखिए, इसमें इसमें क्या है, अच्छा हो गया क्वेश्चन आपके, ये दो थे? हाँ जी, हाँ जी, बस ये था। दो थे ना, ठीक है। तो अभी क्या है ना, ये जो आपके दो क्वेश्चन है, ये समझने के लिए ही हमको ये पूरा कोर्स करना है, पहली चीज। ठीक है। दूसरा कि इनिशियली मैं जस्ट एक क्लियरिटी के लिए आप लोगों को समझा दूं कि हम इस कोर्स में समझेंगे कि रेमेडीज बताने का जो लॉजिक है वो कभी भी दशा अंतरदशा नहीं होता है।
ठीक है, वो अपने मन से बिल्कुल आप लोग हटा दो। ठीक है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो वो क्या है तो वो हम लोग मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, दो त, दो एंगल से आप लोग रेमेडीज को पिक कर सकते हैं। पहला तो ये कि मैं आपसे आके ये बोलूं कि ठीक है मैं घर नहीं बनवा पा रहा हूँ, है ना, मैं प्रॉपर्टी नहीं बाय कर पाता हूँ, और जब भी मैं कुछ लेता हूँ तो हमेशा वो किसी किसी ना किसी लीगल डिस्प्यूट में फंस जाता है, कभी बिल्डर चीट कर देता है। ऐसे क्वेरी होती है लोगों की, तो अल्टीमेटली है क्या कि उससे कुछ बन नहीं रहा घर। आपको वो कहता है इसका सोल्यूशन बताओ। तो आसान है इसके लिए कुछ आपको, आपको पता है कि जाके उसका आपको देखना है फोर्थ हाउस हॉरोस्कोप का, है ना, उसका लॉर्ड को चेक करना है, उसके कारक ग्रह को चेक करना है, करेक्ट। उसकी बेसिस पे रेमेडी हम बताएंगे। वो भी कैसे देखना है वो मैं आपको, आज हम वही शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक तो रेमेडी बताने का ये तरीका है कि आपके पास अगर टारगेटेड एरिया हमें पता है ड्यूरिंग कंसल्टेशन, तो वो रिलेटेड रेमेडी है, बता दो, बात खत्म हो गई। ठीक है। रेमेडी इसमें भी दो एंगल है। या तो वो जो पर्टिकुलर हाउस अगर एफिलेक्टेड है तब भी ग्रह तक बत जाएंगे आपके कि कोई ना कोई ग्रह एफिलेक्शन में आएगा। ठीक है, तो आप उसे ग्रह के उपाय बताने वाले हैं। ठीक है, ग्रह नक्षत्र के उपाय बताएंगे। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास इस रेमेडियल मेजर्स में अदर देन प्लैनेट्स और भी तरीके हैं रेमेडीज का। अब हम लोग वैदिक ज्योतिष की हम बात करेंगे तो इसमें वैदिक सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट तरीके के रेमेडीज है, लाइक ग्रहणी। जैसे कोई अगर कर्जे में है तो तरीका यह है कि मैं या तो बताऊं 6 हाउस से रिलेटेड उसको उपाय, कुंडली में अगर एफ्लिक्शन में है तो मैं उसको उपाय बताऊंगा कि 6 हाउस से मंगल का उपाय, मार्स, है ना। या तो एक ऋण मोचन मंगल स्तोत्र होता है ना, शायद ऐसे ही कुछ नाम है उसका। अब ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं है, ये पर्पस वाइज रेमेडीज बनाई गई है। बात समझ में आ रही है। जैसे किसी को संतान की दिक्कत हाँ, तो सर संतान गोपाल मंत्र होता है, है राइट? ना। या तो हम एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से जाए तो मैं उसके 5th हाउस को देख के उसके एफ्लिक्शन को चेक करके मैं उसके ग्रह वाले उपाय बताऊं, यही होगा। राइट सर, राइट। दूसरा इसका क्या होता है कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पता संतान की प्रॉब्लम है तो जैसे आपने बोला संतान गोपाल का रेमेडी कर। अब संतान गोपाल की रेमेडी बताने के लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की जरूरत तो है नहीं आपको, है ना। वो तो अगर आप लोग यहाँ भारत में पैदा हुए हैं तो ये तो नाम तो हर किसी ने सुना होगा, बताएगा हर कोई। सेम ऐसे ही अगर शादी नहीं हो रही है, आप ज्योतिषी हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर आप चेक करके बताओगे, है ना, कि 7th हाउस ये सब चीजें देख के। नहीं, अब सीधे बता देंगे कि ठीक है आप स्वयंवर पार्वती का जाप कर लो या उसका स्तोत्र का पाठ कर लो, है ना। स्वयंवर पार्वती मंत्र वो मंत्र है जिसको करने के बाद पार्वती को भगवान शिव मिले थे। अब उसको बताने के लिए कोई ज्योतिषीय नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो इसमें भी हम ये भी समझेंगे। ठीक है, मैं आपको इस तरह के उपाय भी बताऊंगा। विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज अगर आपके पर्पस पता है तो आप रेमेडी करा सकते हैं, है ना। बट हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमको वो प्लैनेट के थ्रू हमको रेमेडी पकड़ना है। ठीक है, राइट सर। क्योंकि जो पर्पस वाइज बताया जाता है ना ये हर जगह पे अलग है। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मेरे पास आपने संतान गोपाल बताया, संतान गोपाल से मिलते जुलते और 4-5 रेमेडीज हैं। संतान गोपाल रेमेडी करेंगे, ठीक है, बट संतान अगर गोपाल जैसा हो गया, मतलब भगवान कृष्ण जैसा अगर संतान हुई तो आप झेल पाएंगे आप लोग, है ना। सही तो बात है। चाहने चाहने के लिए तो बड़ा आसानी से मिल जाता है, बट जब अगर मिल गया फिर क्या करोगे, राइट, राइट, राइट। है ना। तो कृष्ण जी ने जो जो किया आपने बचपन में अगर वो सब आपका बच्चा करने लगेगा तो फिर एक नई आफत, फिर एक नया स्तोत्र करते फिरेंगे सब। इसलिए आप क्या चाह रहे हैं ना वो भी थोड़ा सोच समझ के हमको करना चाहिए। तो बेटर ये है कि हम संतान गोपाल की जगह पे हम कुछ ऐसा करें जो दशरथ ने किया था राम को पाने के लिए। तो टोटली एक अलग वो चैप्टर चला गया। ठीक है, तो वो हम लोग इतना नहीं जाएंगे उसमें। हम प्योर एस्ट्रोलॉजिकल थिंग जो है उसको हम लोग समझ के रेमेडीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ राइट। संगीता जी। हाँ। हाँ, नमस्ते सर। अच्छा, नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ओन हाउस में है, अगर मान लिया जैसे मून है, मून के साथ सैटर्न है,
तो ओन हाउस है तो क्या मून को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे कि केवल सैटर्न अफ्लिक्टेड कर रहा है उसको करेंगे? तो ये करते हैं, इसको रुकिए थोड़ा सा ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्योंकि ठीक वो है। ट्री लगाने की जो बात हो रही थी तो मीन्स हाँ, मतलब सैटर्न रिलेटेड ही ट्री लगाएंगे या फिर मून को भी इसमें इन्वॉल्व कर दें? नहीं देखिए, ट्री वाला रेमेडी तो ऐसा है, अगर आप एफ्लिक्शन के लिए लगाना चाहते हैं तो फिर आपने जो एग्जांपल दिया उसमें सैटर्न एफ्लिक्टेड तो है नहीं। ठीक है, तो उसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर मून की जरूरत नहीं जरूरत है, नहीं है सैटर्न अदरवाइज। हाँ, एफ्लिक्शन में लगाना पड़ता है। ठीक है। हाँ। ओन हाउस है, उसमें जरूरत नहीं है करने की। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, तो अच्छा, एक क्वेश्चन सुनील जी ने और पूछा है नीचे, कैन सेम प्लांट बी बेनिफिट फॉर वन फेज ऑफ लाइफ व्हाइल मेलेफिक फॉर अनदर? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बुध, मरकरी जो प्लैनेट है, वो हो सकता है कि आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहा हो, है ना, बट वही जब बिजनेस कर रहे होंगे तो वही बिजनेस आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों का कारक सेम प्लैनेट है ना, दोनों का प्लैनेट सेम ही होता है एजुकेशन, इंटेलिजेंस के लिए और आपकी बिजनेस के लिए। तो सेम प्लैनेट अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, वो कैसे करेगा वो भी समझेंगे हम, है ना, क्योंकि जब जब तक तो आपको ये फिर उस चीजें केस नहीं में समझ में आएंगी ना, अब रेमेडी की तरफ आगे बढ़ भी नहीं पाओगे आप, है कि नहीं? क्योंकि जब आप रेमेडी बताएंगे एजुकेशन के लिए, तो उसका रेमेडी का तरीका दूसरा होना चाहिए। वो ऐसा रेमेडी हो जो बच्चा भी कर पाए, समझ रहे हो बात? कल को अगर यही बुद्ध का रेमेडी बताओगे बिजनेस के लिए, तो हम कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जो बिजनेस मैन कर सके। अप्रोच में भी हमारे बदलाव आएगा। ठीक है। हाँ, कुछ और पूछ रहे हैं सुनील जी? नहीं, बस मैं वही याद कर रहा था। तो मतलब फिर अगर हम मरकरी को पावरफुल बना लेंगे तो एक तरफ एजुकेशन में आप बोल रहे हो कि बेनिफिट आ जाएगा, बट देन बिजनेस में कुछ और होगा। तो हाँ, हम कैसे डिसाइड करें कि उसको पावरफुल बनाएं वो तो या उस उसको टाइम पे ये आप ट्रांजिट देखेंगे ना, ट्रांजिट है, दशा है, सब है। अब ऐसा तो है मेरे नहीं कि क्वेश्चन में एजुकेशन के क्या टाइम पे सेम टाइम बिजनेस पे करेंगे आप। मेरा क्वेश्चन था कि सेम टाइम पे बेनिफिट बेनिफिट हो सकता है क्या? कि सेम जैसे टाइम पे वीनस की नहीं अभी होगा हम बात ऐसे। कर रहे हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि स्रोत से इशू आ रहा है, बट दूसरी तरफ पैसा बन रहा है। ऐसा भी होता है क्या कभी? नहीं, मैंने वही बोला ना कि एक ग्रह मल्टीपल कारक तत्वों को होल्ड करता है, करेक्ट? हम्म। और वो मल्टीपल कारक तत्व जीवन में एक ही साथ घटित नहीं हो रहे होते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बुद्ध का, मैंने बोला इंटेलिजेंस प्लस बिजनेस, है ना, एजुकेशन प्लस बिजनेस, ये बोला हमने। जब एजुकेशन का फेज आपका चल रहा होगा, जब स्कूलिंग में होंगे, आप एकेडमिक नॉलेज होगा, तो बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। तब तो बुद्ध खाली एकेडमिक वाला चीज रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं? तो रेमेडी अगर आपका एफ्लेक्टेड है, तो फिर आपको रेमेडी आपको बुद्ध का उस टाइम पे जब करोगे, वो आपके एकेडमिक थिंग को इम्प्रूव करता है। बट बाय चांस जैसे वीनस, वीनस मैरिड लाइफ का भी होता है, वीनस फाइनेंसेस का भी है, मेटलिस्टिक थिंग्स का भी, दोनों है। अब ये दोनों चीजें एक साथ घट सकती हैं, है ना। आपके जीवन में हो सकता है कि आपको पारिवारिक उसमें भी वाइफ के साथ भी नहीं बनती हो, और पैसा अच्छा आता है, तो दोनों का कारक शुक्र है, तो आप एक नजर में देख के आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि शुक्र खराब है इसका। शुक्र खराब बोल रहे हो, इसका मतलब तो फिर तो फाइनेंसिस में भी दिक्कत होनी चाहिए, जबकि उसके लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है कि नहीं? अभी कितने सारे ऐसे मिलेनियर्स लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं आप देखो, सबके दो दो शादियां हो रखी हैं, मैक्सिमम लोगों की, है ना। बिल गेट्स बचे हुए थे, उनकी भी हो गई अब रिसेंटली, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि शुक्र तो उनकी कुंडली में होना चाहिए, है ना, एक लेवल पर अच्छा काम कर रहा था, एक लेवल पर उसको कुछ बुरा भी, ये आपका क्वेश्चन यही था। तो इसको जजमेंट का तरीका क्या है वो आपको आज समझ में आएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट आएगा तो मैं बढ़िया। उसको मैं हाईलाइट करूंगा अभी। ठीक है, तो आपको आज क्लियर हो जाएगा इस चीज में। आई थिंक सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो सुनील जी पूछ रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसको आप समझिएगा, ये भी आएगा टॉपिक आज ही। ठीक है। ठीक है, अलकेश जी, मैं जैसा चल रहा हूँ मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो प्लीज ऐसा कोई भी सजेशन कोर्स पे मत दीजिएगा, कोई भी, सबसे रिक्वेस्ट है, इसको ऐसे कर लें या वैसे कर लें। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे तो इसलिए प्लीज, है ना, नहीं, जो चल रहा है उसको चलने देंगे। मुझे पता है कोर्स को कैसे लेके चलना है, तो कंटेंट कोई भी नहीं बचेगा, सब कवर हो जाएगा। ठीक है।
ना क्वेश्चन से बहुत बार क्या होता है अलकेश जी कि जैसे आपने कुछ हो सकता था कि मैं क्लास में नहीं लेने वाला था, बट आपने क्वेश्चन पूछा तो अब याद आया तो मैं उसको लूंगा। इसलिए बहुत बार, इसलिए मैंने भी अलाउ किया कि पूछ लो एक बार स्टार्टिंग में जो पूछो। राइट सर, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत राइट नहीं। सर, राइट सर, राइट। थैंक यू सर। ओके, ठीक है आदित्य, वी कैन स्टार्ट। ठीक है, और आराम से चलेंगे, ठीक है, भागना नहीं है। ठीक है, स्लोली स्लोली। हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? जी। और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा अब? हाँ बिल्कुल। फुल स्क्रीन हो गया? हाँ हो गया। हाँ तो राम राम। मेरा नाम है आदित्य और मैं सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी हिंदी चैनल में एनिमेशन वीडियो बनाता हूँ। और आज हम सीखेंगे कि किसी भी हाउस या प्लेनेट को का अफ्लिक्शन कैसे देखा जाता है। ठीक, सबसे पहले अफ्लिक्शन कैसे देखा जाए इससे पहले हमें अप्रोच जानना है आप लोगों का कि आप लोग कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये एक फीमेल का कुंडली है। आवाज आ रहा है ना? जी जी, आ जी, रही है, बोलिए बोलिए आप। तो ये एक फीमेल का कुंडली है। तो आप इसको देख के बताइए कि आपको इसके करेज, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा दिखता है। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने है, बहुत सिंपल चार्ट है, नेटल चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका कॉन्फिडेंस इस पर्सन का कैसे होने वाला है। करेज, कॉन्फिडेंस कैसा है, हाँ। ये देख के बताइए। मतलब क्या कहते हैं, आप लोग एनालाइज करिए। कोई एक एक कमजोर है, हम कमजोर है, पूछेंगे किसी कमजोर है। से भी। ठीक है, हाँ, कमजोर है। थर्ड तो लॉर्ड जो है 12th का हाउस को बोला गया। रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए। जो भी बोल रहा है कमजोर है, ताकतवर है, ठीक है, पहले हमको रीजन चाहिए। बिना रीजन के कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब अब इसका जो बोलिए भी आप जलराज लोग जी। आंसर देंगे ना, उसका जस्ट एक छोटा सा लॉजिक भी आप दे देना कि आपने ऐसा जलराज क्यों जी, बोला। आप क्या उत्तर दे सकते हैं? हाँ। हाँ, ये थर्ड हाउस का लॉर्ड द्वादश में चला गया और थर्ड हाउस पर शनि की दृष्टि है, इसलिए अपन कमजोर मान सकते हैं। हालांकि मंगल वहाँ करेज का कारक बैठा है, लेकिन फिर वो मंगल शनि से पीड़ित की वजह से और केतु की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा पीड़ित हम्म है, इसलिए हम हम्म उसको करेज को उतना अच्छा नहीं मानेंगे, थोड़ा सा कमजोर ही मानेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि मंगल कमजोर है, ठीक है? तो आपका हाँ, कहने का थोड़ा सा। मतलब ये है कि मंगल कमजोर है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक नहीं, है, आपका कहने का ये मतलब है? नहीं, सूर्य भी तो चला गया, सूर्य भी तो नहीं। उसका आत्म कारक कहलाता है ना, इच्छा हम्म। शक्ति, और उसका हाँ वो ठीक है भी ठीक है ठीक है द्वादश में चला गया, ठीक है इसलिए ठीक भी है कह ठीक सकते है। हैं। ठीक है, समझ गए। नीतू अब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, नीतू जी आप हैंड रेज की थी ना, कि सुनील जी? हाँ जी सर। हम्म। सो हालांकि कारज का कारक मंगल थर्ड हाउस में बैठा है, बट उसका जो डिस्पोजिटर है सन, वो हम्म अपने मरण करण स्थान में बैठा है 12th हाउस में। ठीक है। सो that could be that actually end of the day dispositor also plays a very important role। तो मुझे लगता है कि हम्म कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो होगा, बिकॉज डिस्पोजिटर मरण करण में है। और सन वैसे भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, करेज, वो सब चीजें दिखाता है, तो आपकी सोल दिखाता है। तो एनी विच वेज उसका जो हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा कम है। ठीक है। अच्छा, तो आप जैसे कि सुनील जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? हम्म। मैं भी इसलिए बता रहा था कि एक तो मार्स और शनि समसप्तम योग में है, हम्म सेवन दृष्टि दोनों की आमने सामने है। दूसरा, मार्स का डिस्पोजिटर 12th हाउस में है, हम्म वो भी गलत है। तो हम्म ये दोनों तो मेन इशू दिख रहे हैं। ठीक। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप कह रहे हैं कि करेज, ठीक है, करेज खराब है हम क्योंकि मंगल खराब है, सब लोग मान रहे हैं? ठीक है, हाँ ना, कुछ बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी सर। अब मंगल देखिए, सिर्फ करेज से देखा नहीं जाता, मंगल से हस्बैंड भी देखा जाता है, मंगल से और लैंड भी देखा जाता है। तो आपका कहने का मतलब है क्योंकि मंगल खराब है तो ये सारी चीजें खराब होनी चाहिए? दूसरे भी फैक्टर्स हैं साथ में। सर थर्ड तो हाउस का लॉर्ड भी तो मरण करण में है ना, जो करेज का हाउस है थर्ड, उसका जो लॉर्ड है हम्म सन, वो मरण करण स्थान में है, तो वो ठीक करेज का हाउस भी एक तरह से उसमें पावर ही नहीं है। ठीक है।
ठीक है। अब देखिए Plus क्या कहते हैं, into सुनिए सुनिए, हम बता रहे हैं। aspect लेकिन अंदर सर और एक और चीज है सुन कि लीजिए सुन लीजिए कह रहे कि हाउस का अफ्लिक्शन का अलग इंटरप्रिटेशन होता है और लॉर्ड का अफ्लिक्शन का अलग इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है। हाउस वो एरिया बताता है, उसका लॉर्ड उस एरिया से जुड़ा हुआ एक्टिविटी बताता है। समझ रहे हैं ना? कि हाउस जैसे कि थर्ड हाउस करेज का होता है, मंगल करेज का होता है। ठीक है। थर्ड हाउस कमजोर है तो करेज कमजोर है। थर्ड हाउस का लॉर्ड वो है, कमजोर है। इसका मतलब ये है कि तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता उतना। ठीक है। मतलब दिखाने का वो नहीं मिलता। ठीक है। अंदर से मतलब क्या असुरक्षा महसूस होता है। ठीक है। चलिए अब हो गया। ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा और एनालाइज किया जाए इसको कि दो अभी संगीता जी ने भी एंड्रेस किया है हाँ, कुछ संगीता क्वेरी। जी आप बोलिए। ठीक है यस सर, जी। एक्चुअली त्रिशडाया लॉर्ड उपचा हाउस ये 3-6 मतलब उपचा हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये मार्स यहाँ पे वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो रहा है, हम्म तो ये यहाँ पे करेज को बढ़ाएगा। हम्म। मुझे ठीक है। लगता है कि करेज हम्म, इसका सही रहेगा। ठीक है। ठीक और है। प्रतीक सर एक जी। क्वेश्चन है, सर एक हाँ क्वेश्चन है। जी बोलिए। करेज के लिए क्या हम लगन को भी देखेंगे? बिकॉज लगन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप खुद सेल्फ हो, तो डू वी ऑल्सो सी लगन एंड लगन लॉर्ड? नहीं, अब हमको समझ में आ गया कि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। इसमें तो अभी लाइक वो चीजें ठीक हो जाएंगी। और प्रतीक जी आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, इसमें तो लाइक क्योंकि सब लोगों ने सिर्फ मंगल को देखा, क्योंकि करेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मंगल से थर्ड हाउस को लेते हैं। हम्म सो उधर राहु बैठा हुआ है और केतु तो दिखा हुआ है, तो वजह होगा। हाँ, थोड़ा आप सही पकड़े हैं। ठीक है। आ, और किसी को कुछ बोलना नहीं ना है? केतु हेलो। की पांचवी दृष्टि मार्स के ऊपर है, वो भी है। हम्म हम्म। ठीक है। मैं इसको पूरा एनालाइज किया जाएगा। ठीक है। आप क्या वो आपको सब समझ में आएगा। आपको मतलब कि क्लास के अंत तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। ठीक है। बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो इसको एफ्लिक्शन को देखने के लिए बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है। बस दो गिन के 3-4 फैक्टर है उंगलियों पे, बस उसको ध्यान में रखिए। बस इसको ध्यान में रखेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा हम मेरा मानना है कि ज्यादा चीज अपने दिमाग में रखते तो कंफ्यूज होता है आदमी। और अब इसी तरह मैं क्या कहते हैं, 7th हाउस वैवाहिक जीवन कैसा है? ठीक है, ये बताइए। कोई बताना चाहेगा? हाँ, मैं बता सकता हूँ, सचिन बोल रहा जी। हूँ। तो अगर मैं सप्तम हाउस को देखूं पहले, तो सप्तम हाउस पे मेरा कोई मेलेफिक इम्पैक्ट मेजरली नहीं आ रहा। शनि मंगल राहु केतु का, हम्म राइट। तो उसका लॉर्ड है जुपिटर, अपने से 12वें में बैठा है, राइट। हम्म तो और बकरी होके बैठा है, तो दैट इज गिविंग मी इंडिकेशन कि देयर इज ए प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द पार्टनर, हम्म राइट। देन द सेकेंड एंगल इज कि मंगल की दृष्टि आ रही है सप्तमेश पे, दैट हम्म इज ऑल्सो गेटिंग ए एफ्लिक्शन। और अगर जुपिटर का वक्री भाव से देखें तो पंचम भाव में आता है, तो शनि की दृष्टि भी आ रही है नवम से पंचम पे, हम्म राइट। तो वो राहु के साथ भी आ जाता है और शनि की दृष्टि भी आ जाती है। तो हम्म कहीं ना कहीं शादीशुदा जिंदगी में हम्म। प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन सकता है। ठीक। और कारक जो है शुक्र, शुक्र जो हम्म। है वो केतु के साथ बैठा है। हाँ हाँ सही। तो शुक्र केतु के साथ बैठा है, तो दैट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम अगेन विद रिस्पेक्ट टू द शुक्र कारक तत्व, विच इज फ्रॉम दैट एंगल। तो 3 एंगल से हम्म को समझने की कोशिश की जा सकती है। तीनों में इशू लग रहा है। जी। बस थोड़ा सही है। आपके जो बोले हम उसको अभी और थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे अभी आगे। और अल्केश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अब माइक म्यूट पे है आपका। हल्के जी, माइक आपका। अनम्यूट करना पड़ेगा। सर इस चार्ट में अगर विवाह के लिए अगर हम देखते हैं तो सर सप्तमेश जो है वो बादकेश भी है सर, और हम्म अपने से 12th स्थान पे गया हुआ है, तो एक ये क्लासिकल योग है का अपना सेपरेशन का। हम्म उसके बाद में जो ये वक्री है तो इसका राहु की तरफ में जाएगा, तो ये पीड़ित हो जाएगा। और जो शुक्र है वो भी क्या कहते हैं, राहु केतु एक्सिस पे है विद चंद्रमा। चंद्रमा इज फॉर ब्लेम्स एंड थिंग्स ऑल्सो। हम्म So on that basis, we can say कि there may be troubles in the marriage. हम्म।
ठीक है। अरे मैं एक इनपुट दूं आपको, आप हाँ। लोग सब लोग को गुलशन जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जिस भी पर्सन का चार्ट है उसमें करेज बहुत है, लेकिन करेज के साथ साथ ईगो की प्रॉब्लम है, और मून केतु एक साथ है तो मन में खलबली है, मन में परेशानी है। और फॉर मैरिज ये किसी की बात नहीं सुनेंगी, अपने ऊपर किसी की भी बात नहीं सुनेंगी। ये प्रॉब्लम मैरिज में सबसे, गुलशन जी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा गुलशन है। जी हम आपको बता दें कि आप जो बोली हैं ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है। और क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए 4-5 चीजें हैं, बस उसको आप ध्यान में रख लीजिए। प्रिडिक्शन करना इतना आसान हो जाएगा, अगर आप प्रिडिक्शन जान गए, ठीक है, तो आप रेमेडी भी आसानी से कर सकते हैं। कोई मतलब उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप इतना सब एनालाइज कर रहे हैं, अब अभी भी आप कॉन्फिडेंस नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, मन में है कि मतलब क्या कहते हैं जो हम बोले सही है कि नहीं। प्रिडिक्शन एकदम 100%, अगर है तो है, वरना नहीं है तो नहीं है। ऐसा ऐसा सिस्टम अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आगे जाएंगे इधर, अब क्या कहते हैं, आप देखिए कोई भी लाइफ एरिया होता है, ठीक है, कोई भी लाइफ एरिया, चाहे मैरिज हो चाहे कुछ भी हो, उसको 3 चीजें साथ में मिलके इंडिकेट करते हैं। कोई भी एक चीज उस लाइफ एरिया को नहीं इंडिकेट कर, अकेले नहीं इंडिकेट कर सकता। 3 चीज तो जरूरी है, ठीक है। जैसे कि कोई भी लाइफ एरिया के लिए हाउस सिग्निफिकेंट जरूरी है। जैसे मैरिज के लिए 7th हाउस हो गया, करेज के लिए 3rd हाउस हो गया, ठीक है। और और उस एरिया का एक प्लेनेट कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेंट प्लेनेट होता है, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिए शायद। तो वो भी आपको जब एनालाइज करना तो उसको भी रखना, ठीक है। हाँ, वो तो भाव भावेश और कारक 3 चीजें हैं। हाँ हाँ, तो ये 3 चीजें आप रुकिए, हाँ। और क्या कहते हैं, वो कारक जो है उससे वो कंसर्न हाउस, सेम हाउस फ्रॉम द कारका। जैसे मान लीजिए 7th हाउस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3rd हाउस है, ठीक है। थर्ड करेज के लिए 3rd हाउस होता है, ठीक है। करेज के लिए मार्स होता है, सब लोग मान रहे हैं, ठीक है। अरे कुछ बोलिए, हाँ ना कुछ बोलिए। हाँ जी, पता है पता हाँ है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। कारक से उतना ही भाव राइट, हाँ, हाँ। करेज के लिए मार्स से 3rd हाउस भी देखा जाता है, जो कि इस केस में, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 5th फिफ्थ हाउस हाउस है, होते हैं। ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, ऐसे ही मैरिटल लाइफ के लिए 7th हाउस वीनस, वीनस से 7th हाउस, जो कि इस केस में 5th हाउस है, ठीक है। अब ऐसे ही भाग्य के लिए 9th हाउस जुपिटर, जुपिटर से 9th हाउस। देखिए आपको, आदित्य, मैं इसमें ना एक चीज इसमें और ऐड कर दूं कि जैसे देखो क्या है ना कि जब भी हम कोई भी लाइफ का एरिया आप लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बहुत से अप्रोच हो सकते हैं, हम्म, है ना। हम ये नहीं बोलते कि यही एक मेथड है ना। जैसे अभी आई थिंक नीतू जी ने बोला, एक उन्होंने कॉन्सेप्ट का जिक्र किया इसमें, मरण करण कारक, है ना, या मरण स्थान बोलते हैं उसको। मरण वो कारक। एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा और ऐसे ना बहुत से कॉन्सेप्ट हो गए, लाइक हम वो प्लैनेट एफ्लिक्टेड है कि नहीं है, इसके लिए हम ना चंद्र की अवस्थाएं भी यूज करते हैं। ये भी एक मेथड होता है, ठीक है। दूसरा, आप यही सेम असेसमेंट आप योग के साथ भी कर सकते हैं, है ना। कुंडली में योग बनाने के अपने तरीके हैं, आपको योग बनाने का तरीका पता है तो उससे भी आप रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें ऐसे बहुत मेथड है हमारे ज्योतिष में। अगर आप हम उसे पढ़ने बैठेंगे तो हमको लगेगा कि ठीक है, ये भी अप्लाई करो, वो भी अप्लाई करो, ऐसे बहुत से मेथड है। अल्टीमेटली हम हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं, नवांश है, वर्ग कुंडलियां हैं। नवांश है, वर्ग कुंडली है ना, ऐसे बहुत मेथड आएंगे हमारे पास। तो अभी हम जिन मेथड का जिक्र कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेस है ये। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना। या तो हम लोग बेस पे काम करें, ठीक है, और वो बेस इनफ है। अगर आप इतने पे भी आप एनालिसिस कर ले जाओगे तो आपको जो चाहिए आउटपुट मिल जाएगा आपको। अदरवाइज फिर आप दूसरे टेक्निक्स आप अपनाओ, ठीक है। एनालिसिस करने का और मेथड, आप वहां से भी आप असेसमेंट आप करके रिफ्लेक्शन बता सकते हैं, तो वो गलत नहीं है। वहां से भी यही निकलेगा, यहाँ से भी यही निकलेगा, ठीक है। बट हमें क्या कि हमें थ्रू आउट कोर्स में हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है। इसलिए मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक या कोई एडवांस कॉन्सेप्ट की बात ना करके हम लोग
अब लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसको लेंगे, है ना। जैसे एक मृत्यु भाग एक टॉपिक है, ठीक है, मृत्यु भाग एक टॉपिक है। अब कोई ग्रह के मृत्यु भाग में जाएगा तो कहते हैं कि वो एफ्लिक्टेड हो जाता है और वो मारने के उसमें भी पोटेंशियल रखता है। अगर नहीं भी मारेगा तो उसका एफ्लिक्शन माना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अब वो भी मान के चलो, बट अगर ये 3 कॉन्सेप्ट में अगर वो लागू नहीं हो रहा, अगर उसके बाद में मृत्यु भाग में है, तो उस मृत्यु भाग का कोई यूज नहीं है, वो आदमी को नहीं मारेगा। ठीक है, तो ये जो 3 है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये 3 चीजें आप देख रहे हो ना, सिग्निफिकेटर के हाउस, सिग्निफिकेटर प्लैनेट और सेम हाउस फ्रॉम द सिग्निफिकेटर प्लैनेट, ये 3 बेस है। ये 3 में अगर कुछ एफ्लिक्शन निकल गया, नो मैटर कितना भी अच्छा योग कुंडली में बनता हो, वो एफ्लिक्शन कुंडली प्लैनेट में रहेगा हमेशा, वो नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को जो बहुत ही बेसिक है और जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है हमारे पास। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े सर। जी। हाँ, तो मतलब क्या ये 3 फैक्टर है भाग्य के लिए, ठीक है। अगर अगर देखिए, आप लोग देखते, अगर आप कुंडली देखते हैं तो देखते हैं 9th हाउस अफ्लिक्टेड है, ठीक है। फिर अफ्लिक्टेड है, फिर लोग बोल देते हैं कि जनरली लोग बोलते हैं 9th हाउस खराब है तो भाग्य खराब है, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं, ऐसा अप्रोच रखते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग ये अप्रोच रखते हैं जुपिटर खराब है, मतलब जुपिटर तो भाग्य का कारक होता है, ठीक है। तो जुपिटर खराब है तो भाग्य खराब है, और बाकी सारी चीजें सही हैं, ठीक है, लेकिन जुपिटर खराब है तो भाग्य खराब है। तो ये जब देखेंगे तो कभी काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। अगर जुपिटर आप देख रहे हैं तो कभी काम कर रहा है, कभी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आप तीनों फैक्टर को देख नहीं रहे, ठीक है। तो अगर इस केस में देखिए, अगर जुपिटर सही है, ठीक है, और 9th हाउस खराब है और जुपिटर से 9th हाउस खराब है, ठीक है, वो खराबी कैसे देखना वो हम आगे पढ़ेंगे। और बहुत सिंपल है, कुछ क्या कहते हैं, मतलब क्वांटम फिजिक्स से ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और अब लोग कहते हैं कि जैसे कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, ठीक है, कहा कि मेरे भाग्य से जोड़ के बहुत दिक्कत रहता है, ठीक है, रेमेडी यहीं से बनता है, मेरे भाग्य से जोड़ के बहुत दिक्कत है तो क्या करें। तो आप कहते हैं अरे भाग्य से प्रॉब्लम है ना, जुपिटर खराब होगा, जुपिटर का रेमेडी करिए, भाग्य सही हो जाएगा। यही ना अप्रोच रखते हैं आप लोग। हाँ, थोड़ा सर्वर हिला दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। यही अप्रोच रखते हैं ना, राइट। ठीक है। तो मेरा क्या कहना है कि ये 3 फैक्टर, ठीक है, इन 3 फैक्टर में से 2 फैक्टर यदि खराब हैं, ठीक है, यदि कोई 2 फैक्टर खराब हैं तभी उस एरिया में खराबी आएगा, वरना नहीं आएगा। और इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ओके, ओके। और यही मतलब ये 100% ऐसा नहीं कि कभी काम करेगा कभी नहीं, 100% काम करेगा। फिर थोड़ा रिपीट करिएगा, ये आपने क्या कहा था एक ये दफा? जो 3 फैक्टर हैं, ठीक है, जी। इन 3 फैक्टर में से कोई मिनिमम 2 फैक्टर यदि खराब हो, ओके। ठीक है, मिनिमम 2, अगर तीनों खराब है तो खराब है, कोई 2 राह नहीं है। अगर मिनिमम 2 फैक्टर खराब होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। भाग्य खराब होने के लिए या तो 9th हाउस खराब हो, जुपिटर खराब हो, ठीक है, या तो जुपिटर खराब हो, जुपिटर से 9th हाउस खराब हो। मिनिमम 2 फैक्टर तो खराब होना आवश्यक है। तो नविता जी, यहाँ पर ये है कि जब हम ये फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर समझ में आ गया आपको? पहला फैक्टर है उसका हाउस, है ना। यस। दूसरा फैक्टर हो गया वो प्लैनेट। यस। तीसरा फैक्टर हो गया ये आपको समझ में आया? तीसरा फैक्टर यस के 9th फ्रॉम द जुपिटर, सो बेसिकली वे द जुपिटर हाँ जहाँ बैठा है, लाइक द सिग्निफिकेटर प्लैनेट जहाँ से बैठा है, हाँ वहां से 9th काउंट किए, राइट? हाँ। वो इसको same house। इसको याद, इसको पैसे याद रखो। जैसे सिग्निफिकेटर हाउस हो गया, ठीक है, आप लाइफ का कोई भी एरिया आप लेंगे, लाइक संतान, है ना, चाइल्ड। अब सिग्निफिकेटर हाउस उसके लिए क्या होगा? 5th हाउस। फिफ्थ हाउस हो गया। अब ये जो 5th हाउस है, ध्यान रखना, ये 5th हाउस सिग्निफिकेटर हाउस हम लोग ले रहे हैं लग्न से, करेक्ट। तो लग्न से 5th हाउस हो गया, क्लियर। सेकंड फैक्टर क्या है? सिग्निफिकेटर प्लैनेट। तो संतान का सिग्निफिकेटर प्लैनेट कौन हो गया? जुपिटर। 2 फैक्टर क्लियर हो गए। तीसरा फैक्टर हमने क्या बोला कि सेम हाउस फ्रॉम द सिग्निफिकेटर प्लैनेट। सिग्निफिकेटर प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है। तो लग्न से जो हाउस आपने लिया है वही सेम हाउस आपको जुपिटर से लेना है। ओके, जुपिटर से 5th हाउस हो गया। तो इसमें सब भाव मतलब 9th हाउस का लॉर्ड या 5th हाउस का लॉर्ड को नहीं लेंगे?
नहीं नहीं, अभी वो लॉर्ड वो ले लेंगे, वो लॉर्ड लेंगे। कब, सुनिए सुनिए, हम बताएं लॉर्ड कब लेना, लॉर्ड कब लेना हम बताएंगे, ठीक है। वो लॉर्ड हो गया, वो डिस्पोजिटर, वो सब चीजें अभी अभी हाँ आएगा आगे, है ना। अभी आएगा, अभी आगे आएगा, बस इतना इतना जानिए, ठीक है। ज्यादा मतलब क्या ओके कहते ओके हैं, आप दिमाग कंफ्यूज नहीं करना, जितना बता रहा हूँ ना, उतना बस अभी समझिए, स्टेप ठीक बाय है। स्टेप ओके चलते हैं, है ना। स्टेप बाय अभी स्टेप क्लियर चलना हो है। रही है, इसको आप अभी इसको आप क्लियर। ऐसे समझो कि आपके पास कंसल्टेशन के लिए चार्ट आया, ठीक है। अभी नबीता जी बिल्कुल ही मान के चलते मैं बहुत बिगिनर हैं अभी, ठीक है, अभी उनको कुछ नहीं आता ऐसा मानो, ठीक है। अब उनके पास अगर चार्ट आता है तो उन्हें कोई वो चाहिए ना, कोई प्लान तो चाहिए ना, मैं कहाँ से शुरू करूँ देखना मैं, है कि नहीं। अब हमने कहीं कहीं से हमने सुन लिया कि ठीक है, संतान देखने के लिए D7 चार्ट देखते हैं, तो क्या करते हैं ना, फटाफट D7 चार्ट खोल के देखने लगे कुछ लोग, कुछ लोग फिर वो डिस्पोजिटर उठा के देखने लगेंगे। अरे ऐसा नहीं होगा, है ना, हमें एक स्टेप को फॉलो करना है। वो स्टेप फॉलो कैस का पहला जो स्टेप है वो यही है ना। हमने संतान का हमें देखना है, तो सबसे पहले मैंने लग्न से फिफ्थ हाउस देखा। फिफ्थ हाउस जब मैं देख रहा हूँ तो मैं देख क्या रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, लॉर्ड को ही तो देखूंगा, और क्या देखेंगे हम लोग, है नहीं, उसके लॉर्ड को देखेंगे, उस ग्रह, उस हाउस में कौन बैठा है, वो सब देखेंगे। वो सब हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हम उसके अंदर एक्चुअली देखना कैसे है उसको, है ना। और देखने से पहले आपको तीन, आपको पिलर समझ में आ गए। एक पहला पिलर है वो हाउस लग्न से, दूसरा हो गया वो कारक ग्रह, तीसरा हो गया रिलेवेंट हाउस फ्रॉम कारक। ठीक है, ये आपके दिमाग में बैठ गया जिस दिन, आप समझो कि आपने असेसमेंट करने का पहला स्टेप आपने सीख लिया। ठीक है नवीता जी, ये तीन फैक्टर क्लियर। अभी तीन फैक्टर को आप किसी भी लाइफ के एरिया में लगाओ, ये तीन हमेशा आपको मिलेंगे। बट अगर आपको किसी भी ऐसा इवेंट है जहां पर आप ये तीन चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उस इवेंट को नहीं कर सकते प्रोड्यूस। ये तीन जरूरी है बहुत। तो होता क्या है कि एज अ बिगनर जब आप लोग पढ़ते हैं तो हमको ये तीनों चीज पढ़ाई जाती है, बट जब असेसमेंट करने पे उतरते हैं तो तीनों का आप एक साथ नहीं करते हैं, है ना। हमने नाइन्थ हाउस देख लिया, हम जजमेंट हमने ले लिया, ठीक है। या नाइन्थ हाउस देख लिया, उसके लॉर्ड को देख लिया, डिस्पोजिटर देख लिया, जजमेंट हमने कर दिया। हम भूल जाते हैं सिग्निफिकेटिव प्लैनेट। या बहुत लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेटिव प्लैनेट को पकड़ लेते हैं, उसको उन्होंने पूरा असेस कर दिया, वो हाउस को असेस कर दिया, खत्म। बड़े तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी तीनों के अंदर आप धीरे धीरे आगे देखोगे आने वाले स्लाइड्स में कि जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं बेसिक में, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ठीक है आदित्य, आगे। अब मान लीजिए जैसे नाइन्थ हाउस खराब है, ठीक है, नाइन्थ हाउस खराब होता है तो नाइन्थ हाउस में भाग्य भी होता है, पिता भी होता है, ठीक है। पिता से संबंध, पिता कैसे हैं, ठीक है। अगर नाइन्थ हाउस खराब है तो जनरली आप सोचेंगे नाइन्थ हाउस खराब है तो भाग्य खराब होगा, पिता खराब होगा। क्या ये दोनों ही खराब होंगे, ठीक है। एज अ ज्योतिषी आपको मतलब क्या, सबको समान लेवल पे नहीं दिखना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर नाइन्थ हाउस खराब है और क्या कहते हैं जुपिटर खराब है, तब भाग्य खराब होगा। अगर नाइन्थ हाउस खराब है और सूर्य खराब है, तब पिता खराब होगा। यही है सिस्टम। और आपके पास लिस्ट होना चाहिए, एक तरफ हाउस, एक तरफ प्लेनेट और वो एरिया, ठीक है। वो ठीक है, लिस्ट अभी इसी में देखो वो जो क्वेश्चन जो आई थिंक पूछा था अभी सुनील जी ने, है ना। तो सुनील जी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक ही टाइम पे अगर दोनों एफ्लिक्शन हो तो कैसे होगा, वो क्या हो सकता है ऐसा। अब आप यही एग्जांपल ले लो, जुपिटर, है ना, मल्टीपल कारक तत्वों को शो करता है। वही जुपिटर संतान भी बता रहा है, वही जुपिटर आपका भाग्य भी बता रहा है ना, और वही जुपिटर आपका विजडम भी बता रहा है। चलो मैंने भाग्य और संतान को लिया। अब जुपिटर एफ्लिक्शन का मतलब ये नहीं है ना कि दोनों के दोनों एफ्लिक्ट हो गए, संतान और भाग्य। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में कितना फर्क हो गया। अगर जुपिटर एफ्लेक्टेड है, जुपिटर के साथ साथ नाइन्थ हाउस और जुपिटर से नाइन्थ भी एफ्लेक्ट हो गया, तो हम भाग्य पे बात करेंगे फिर, है ना। बट जुपिटर के साथ अगर फिफ्थ हाउस और जुपिटर से फिफ्थ हाउस एफ्लेक्शन में चला गया तो हम फिर भाग्य को छोड़ देंगे, भाग्य बोलेंगे ठीक है, संतान के बारे में बात करें। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में है क्या कि एटलीस्ट हमको दो पैरामीटर हमको चाहिए एफ्लेक्टेड, है ना। उस पर्टिकुलर लाइफ के एरिया को अगर हमें बताना है कि गलत है, तो गलत बताने के लिए एटलीस्ट दो का हमें मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, हाँ नवीदा जी।
सर माय क्वेश्चन इज कि आपने बताया कि फिफ्थ हाउस जो है, लेट्स बेबी के लिए हम फिफ्थ हाउस कंसिडर करते हैं, तो जी हम जुपिटर देखेंगे कि वो किस हाउस में है, वहां से हम फिफ्थ हाउस, फाइव हाउस वहां से काउंट फिर करें, फिफ्थ हाउस हाँ काउंट करें। हाँ अच्छा, दैट्स द वन थिंग। दूसरा सर, आई एम नॉट क्लियर ऑन लाइक हाउस इफ्लिक्शन, लाइक ओके हाँ प्लैनेट वो आएगा अभी तो जी। वो आया ही नहीं ना, कैसे अभी किया तो हमने जाता है? पहुंचे भी नहीं ना वहां पे, अभी तो अभी तो ग्रह ही एफ्लिक्शन, आप वो नहीं किए। अभी तो एफ्लिक्शन तक हम नहीं गए, अभी तो बस ये बता रहे हैं कि ये 3 चीज हमको देखना है। अब इसमें एक एक करके हम समझेंगे इसको, है ना? ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब ये मैंने बता दिया कि 3 फैक्टर जो हैं, इसमें से कोई 2 होगा, मिनिमम 2 तो होना चाहिए, ठीक है। अगर अफ्लिक्शन में है तो खराबी होगा उस एरिया में। तो ये अफ्लिक्शन कैसे देखा जाता है, इसका राइट अप्रोच क्या है, इसके लिए हम आगे वाले स्लाइड में जाते हैं। देखिए, मतलब क्या शुभता और अशुभता नापने के लिए मतलब 4 प्राइमरी पैरामीटर हैं, ठीक है। और सेकेंड मतलब क्या कहते हैं, अदर पैरामीटर भी हैं, उसमें उसमें हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो शुभता नापने के लिए सौम्य प्लैनेट होता है, क्रूर प्लैनेट होता है, ठीक है। यहाँ मैं शुभ प्लैनेट नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मैं सौम्य प्लैनेट कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पापी ग्रह नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मैं क्रूर ग्रह कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने शब्द बहुत सोच समझ के लिखा है, इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा मैलेफिक। और क्या कहते हैं, और जो हरा है वो अच्छा है, ठीक है, ब्लेसिंग है। जो लाल है वो अफ्लिक्शन, ठीक है। लॉर्ड्स त्रिकोण स्वामी, ठीक है, 159 के लॉर्ड्स मतलब क्या अच्छा करते हैं। क्या अच्छा करते हैं, क्या अच्छा करते हैं तो क्या अच्छा करते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि स्वामी ग्रह और क्या कहते हैं 159 का लॉर्ड देखता है तो अच्छा करता है। आप लोग जानते हो क्या अच्छा करता है, कुछ बताना चाहते हैं? क्या 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 दोनों में डिफरेंस है? कुछ बोलना चाहता है क्या? ठीक है, ये शायद आगे उनको अभी समझ में आएगा, तो ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ तो आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सौम्य ग्रह चंद्रमा होते हैं, बुध होते हैं, शुक्र होते हैं, ठीक है, गुरु होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या वो नहीं क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन है कि चंद्रमा अगर मैलिफिक होगा, ठीक है, तो नहीं लेना चाहिए, क्रूर माना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। बुध अगर मैलिफिक के साथ होगा नहीं, बस ये है, अगर ये प्लेनेट किसी हाउस या ग्रह को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनमें सौम्यता आएगा, सॉफ्टनेस आएगा। वो चीजों को, सौम्य ग्रह चीजों को इजी बनाते हैं, ये याद रखिए। मतलब जिस भी एरिया को देखेंगे, जिस भी हाउस को देखेंगे, जिस भी प्लेनेट को देखेंगे, वो चीज वो भी इजीनेस आएगा, आसानी, वो चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरह क्रूर ग्रह हैं, ठीक है। क्रूर ग्रह, यहाँ मैं पापी नहीं कहा, ठीक है। तो क्रूर ग्रह में हम लोग जानते हैं कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु क्रूर ग्रह होते हैं। तो ये ग्रह जहां देखेंगे और जहां बैठे होंगे, ठीक है, वहां की चीजों में स्ट्रगल डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर क्या कहते हैं शुक्र है, ठीक है, शुक्र है और 7th हाउस में, 7th हाउस को कोई 2 क्रूर ग्रह देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन में, क्योंकि शुक्र और 7th हाउस दोनों वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, इसमें स्ट्रगल आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो राहु केतु का दृष्टि है, ठीक है, यहाँ पे राहु केतु का 7th दृष्टि नहीं काउंट होगा, यहाँ पे बस 5, 9 और जहां प्लेसमेंट है राहु केतु, ठीक है, वो लिख लीजिए इसे। एक और एक्सेप्शन ये है कि यदि यदि कोई क्रूर ग्रह लग्नेश बनता है आपकी कुंडली में, ठीक है, सपोज आपकी कुंडली में कोई क्रूर ग्रह सूर्य लग्नेश बन गया, सिंह लग्न कुंडली है, सूर्य लग्नेश बन गया, तो वो जहां जहां देखेगा तो उसमें वो जहां जहां देखेगा तो उसमें क्रूरता नहीं होगा, उसको क्रूर ग्रह नहीं माना जाएगा। हेलो, समझ में आया? तो आप ये बोल रहे हो कि शनि की जितनी लग्नेश है और मंगल है और सूर्य है, हाँ। उन लग्नों में अगर वो प्लैनेट जहां हाँ, जहां दिखेगा तो वो वहां क्रूर नहीं मान, मतलब स्ट्रगल नहीं डालेगा, स्ट्रगल ठीक नहीं है। डालेगा। हाँ ठीक है, राइट राइट। स्ट्रगल नहीं डालेगा, ठीक है, क्रूर नहीं होगा, स्ट्रगल नहीं डालेगा, मतलब, ठीक है। और मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है, किसी ग्रह की राशि में बैठा है, और वो उसका साइन डिस्पोजिटर अगर क्रूर ग्रह है, ठीक है। मान लीजिए कि क्या कहते हैं मेष राशि में चंद्रमा बैठा है,
ठीक है। और उसका मतलब कि उसका राशि स्वामी मंगल होता है जो कि क्रूर है, ठीक है। यदि मंगल क्या कहते हैं मेष राशि को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, तो उसको क्रूर नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो चंद्रमा में अपनी मतलब स्ट्रगल नहीं डालेगा, मन में स्ट्रगल नहीं डालेगा। इट्स क्लियर। सर एक मतलब फॉर डिस्पोजिटर वाला सर एक बार एग्जांपल, बता दीजिए। रुकिए रुकिए, एक एक करके पूछिए। सो हाँ सर हाँ मेरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्वेरियस असेंडेंट की कुंडली है, उसमें सैटर्न लग्नेश हो गया, हम्म। तो वो क्रूर ग्रह है, लेकिन जहां जहां दृष्टि डालेगा वहां पे वो क्रूरता हाँ मतलब क्रूरता नहीं स्ट्रगल्स डालेगा, हाँ कॉज नहीं करेगा। हाँ। अब यही सैटर्न अगर इसका डिस्पोजिटर सन है, लेट्स से वो लियो साइन में है, सन इसका डिस्पोजिटर हो गया, वो भी क्रूर ग्रह है, तो वो भी जहां दृष्टि नहीं नहीं सेवंथ नहीं नहीं दृष्टि नहीं नहीं, डालेगा। अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं जो शनि है वो लियो में है, ठीक है, मान रही है, ठीक है, आपका ये लियो में है ना, ठीक है। हम्म अब सूर्य यदि शनि से कनेक्ट हो, हम्म तब वो अपने कोई भी ग्रह अपने हाउस में क्रूरता तो डालेगा नहीं। आप जहां रहती हैं वहां पे संबंध बनाएंगी तो वहां पे खराब करेंगी, ठीक है। नहीं दूसरे नहीं नहीं सर, मेरा मेरा क्वेश्चन कुछ और है। जो जैसे आपने बोला असेंडेंट लॉर्ड एंड डिस्पोजिटर इज नॉट क्रूर टू एनी प्लैनेट, राइट? तो एंड अब राशि यहाँ पे डिस्पोजिटर मतलब किसी भी ग्रह का राशि डिस्पोजिटर है, अगर वो उससे कनेक्टेड है, यदि कनेक्शन बहुत जरूरी है, हाँ ठीक मैं है। वही बोल रही हूँ ना, तो अगर ये सैटर्न लियो में बैठा है तो सैटर्न भी क्रूर है, सन भी क्रूर है, लेकिन ये स्ट्रगल्स नहीं देंगे। हम और क्या कहते हैं इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? अगर सुनिए सुनिए, ये सूर्य जो है, ठीक है, ये सूर्य मतलब क्या कहते हैं शनि लियो में बैठा है, ठीक है। यदि इस सूर्य क्या कहते हैं अगर सेवंथ हाउस से वो देख रहा है, ठीक है, सेवंथ हाउस से अपने भाव को देख रहा है, ठीक है, तो वो नहीं, अपने अगर वो सेवंथ हाउस को नहीं देख रहा सर, किसी और हाउस को देख रहा हाँ है। किसी और हाउस को देख रहा है तो डालेगा, अपने हाउस को देख रहा है तो नहीं डालेगा। अच्छा बस यही है, ठीक है, अपने हाउस को देख यही रहा है यही बस यही है। क्लैरिटी, हाँ यही क्लैरिटी चाहिए थी सर, फिर ठीक है। डिस्पोजिटर का मतलब होता है जहां बैठा है उसका राशि स्वामी, ठीक है, यदि कनेक्ट है, कनेक्शन बहुत जरूरी है, लग्नेश कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सुनील जी आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? मुझे मुझे भी नहीं समझ में आया। लेट्स से एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न हम्म लग्न है और उस लग्न में सूर्य भी बैठा है, राइट? हम्म तो अब दोनों सैटर्न और सन दोनों क्रूर नहीं होंगे चाहे जहां पे भी नहीं बैठे। नहीं नहीं नहीं, ये अगर मान लीजिए कि एक्वेरियस लग्न है, ठीक है, लग्न, ठीक है, लग्न में क्या कहते हैं लग्न लग्न एक्वेरियस राशि में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी सातवीं दृष्टि से अपने हाउस को देखेगा, ठीक है, हम्म। अपने हाउस को देखेगा, तो अपने हाउस को जो देख रहा है उसमें नहीं डालेगा, जहां बैठा है वहां डालेगा। अच्छा, जहां बैठा है वहां डालेगा, जस्ट वो अगर आप अपने लग्न हाउस पे। से किसी तरह क्रूर ग्रह अगर अपने हाउस से किसी तरह कनेक्शन बना लिया, ठीक है, तो नहीं डालेगा। और अगर वही समझ क्रूर गया। ग्रह लग्नेश हो गया तो नहीं डालेगा, कहीं नहीं डालेगा, बस यही मतलब सिंपल है। अपने तो हाउस पे। ये जैसे लाइन मैं एक थोड़ी बार सी मिसलीडिंग है सर। असेंडेंट लॉर्ड एंड डिस्पोजिटर इज नॉट क्रूर टू एनी प्लैनेट, राइट राइट नीतू ये सर, थोड़ा मतलब किसी भी ग्रह कंफ्यूजन का है। डिस्पोजिटर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, हाँ ट्राइंग टू मेक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। देयर आर टू पीस टू इट, वन इज असेंडेंट, वन इज ए राशि स्वामी विच इज अ डिस्पोजिटर ऑफ एनी हाउस। तो अगर असेंडेंट किसी भी लगन कुंडली में अगर जहां भी दृष्टि डालेगा वहां पर खराब नहीं करता, और अगर मेरा राशि स्वामी अपनी ही राशि को देख ले तब भी वो खराब नहीं करता, राइट? थैंक यू सचिन जी, गॉट इट। ये कंफ्यूजन इसलिए लग रही थी, ये लग रहा पूरा था कि हैंड कर दिया। असेंडेंट नहीं, लॉर्ड का ये दोनों, डिस्पोजिटर लग रहा था। हाँ नहीं नहीं, समझ गए, ये दो अलग थैंक अलग यू, चीजें हैं, है ना। दो अलग अलग जब समझ हम गए सर, असेंडेंट समझ लॉर्ड बोलेंगे तो उस कुंडली का असेंडेंट लॉर्ड की जिक्र हो रहा है, यस यस। विनायक और सर, डिस्पोजिटर का मतलब हो गया कि किसी भी हाउस का लॉर्ड। किसी भी हाउस का गॉट इट सर, गॉट इट। विनायक सर, वन हाँ क्वेश्चन। लाइक ये अभी जो शनि का निकला हुआ था ना, तो ये जातक देश मार्ग में तो एक श्लोक रखा हुआ है जिसमें तो शनि अगर लगने से होके भी शनि शनि अगर अपनी राशि में दिखेगा तब भी तो लाइक वो के नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ना। ये क्यों देगा? जातक देश मार्ग, नहीं, जातक देश मार्ग। जातक देशमार्ग में वो जिस सूत्र का जिक्र कर रहे हो ना, उसका सेंस अलग है ना। वो देखो, ये वाला जो रूल है ना, ये ग्रह टू ग्रह वेरी नहीं करेगा, ये एक बेसिक रूल ही है ये, नो मैटर शनि है कोई भी है, ठीक है। वो जो जातक देशमार्ग का बता रहे हो, है ना, वहां पर शनि का ये क्रूरत्व वाला क्वालिटी की नहीं बात हो रही है
है ना। देखो जब हम कहते हैं ना कोई ग्रह क्रूर है कोई ग्रह पापी है, दोनों में फर्क है। ठीक है, जो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बात कर रहे हैं उसके जो क्रूर बोलने का, बड़े देर तक जातक देशमार्ग का कोट कर रहे हैं ना, वहां पर सैटर्न का जो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट। मेलेफिक जो नेगेटिव जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसकी बात हो रही है वहां पे। ओके, तो लाइक दोनों में फर्क है। डिफरेंट। हाँ ठीक है, दोनों में फर्क है। स्ट्रगल और पापी, स्ट्रगल और क्या कहते हैं पापी, पाप करना दो अलग अलग चीज होता है ना। अभी जैसे सैटर्न का एक क्वालिटी है बीमारी देना, है। ठीक है, वो बीमारी सैटर्न की वो गुण है, बीमारी देगा वो। तो सैटर्न किसी भी राशि में बैठेगा वो कुछ क्वालिटी अपने अंदर रखेगा बीमारी देने का, है ना। तो वो जातक देशमार्ग का जब कोट कर रहे हो ना, वो इस सेंस में वहां पर बात हो रही है। बट ये जो रूल है ये रूल सबके लिए लागू होगा, सूर्य से लेके केतु तक सब पे नियम है ना। एसेंडेंट का आपको इसीलिए अलग से बताना पड़ रहा है क्योंकि ये भी एक नियम ही है ना कि एसेंडेंट कभी भी अपने कुंडली में एसेंडेंट कभी भी चीजों को नहीं बिगाड़ता है। तो ये वही है पहला लाइन। दूसरा डिस्पोजिटर, आप जिस हाउस के बारे में बात कर रहे हो उसका डिस्पोजिटर अपने उसको कभी भी एफ्लिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दो अलग अलग चीजों की यहाँ पर बात हो रही है। तो और मैं क्या एक बारी कहते दोबारा समझूं, मेरे को फिर से कंफ्यूजन हो गया। हाँ असेंडेंट लॉर्ड का मतलब है असेंडेंट में जो प्लैनेट बैठे हैं वो? नहीं, आपने अच्छा, बोला तो ऐसे एक्वेरियस असेंडेंट, तो उसका असेंडेंट लॉर्ड हो गया एक्वेरियस सैटर्न। या कैप्रिकॉर्न, तो सैटर्न। तो सैटर्न अब जहाँ पे भी बैठेगा, राइट, वहां से अगर वो अपने हाउस को देख रहा है, अच्छा, तो वो क्रूर नहीं रहेगा बस। नहीं है हाँ। और बाकी सब जहां पे देख रहा है वहां पे क्रूर है। सर मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है। देखो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट ये है कि जो भी कुंडली में जो लग्नेश है, वो लग्नेश अगर क्रूर ग्रह है यानी सूर्य मंगल शनि है, तो वो जो भी दृष्टि डालते हैं वो दृष्टि खराब नहीं होती। पहला पॉइंट है, ये अलग है, इसको आप अलग कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो भी इन तीन प्लैनेट के राशियां हैं, यानी सूर्य की लियो है, मंगल की एरीज और स्कॉर्पियो, और शनि की कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस है, ये तीनों प्लैनेट अगर अपनी राशि को देखें कहीं भी बैठ के तो वो अपनी राशि को खराब नहीं करते। दो अलग अलग पॉइंट है। और अपने राशि में बैठे हुए प्लेनेट को भी खराब नहीं करते। हाँ मतलब एक ही बात है, राशि जहाँ बैठे हैं राशि खराब नहीं करते, राइट। अभी हम लोग हाउस का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अभी ग्रह का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर और ओके, राहु तो केतु आदित्य के जी, अभी लिए आपने एक और लाइन बोली तीसरी सर कि अपनी सॉरी राशि के अंदर बैठे हुए प्लैनेट को भी प्रॉब्लम नहीं देते। तो लेट्स से अब इस एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न में सन आके बैठ गया, तब भी सन को प्रॉब्लम नहीं करे। हाँ, तो अगर वो शनि कनेक्ट है उससे, सन से, तो नहीं करेगा। कनेक्शन बहुत जरूरी है। एक्चुअली उस हाउस को स्ट्रेंथन कर रहा है तो उसमें मेलेफिक इन्फ्लुएंस को भी हटाएगा, जैसे अपने हाउस को प्रोटेक्ट करेगा। अब सर मान लीजिए कि राहु आप केतु सुन लीजिए, कह रहे हैं सॉरी कि आपका कोई शत्रु है, ठीक है, आपके घर में गया है, ठीक है, आप घर पे नजर कर रहे हैं, ठीक है, तो शत्रु है तो आप अपने घर पे हैंड ग्रेनेड डाल देंगे? बोलिए, राइट अपने घर पे हैंड ग्रेनेड डालेंगे? नहीं, राइट, अरे ठीक है। शत्रु है, उड़ जाएगा। यही लॉजिक है, सिंपल। हाँ, क्या नीतू जी, आप क्या कुछ पूछ रही थी क्या? सर ये मेरा राहु केतु को लेके हाँ क्वेश्चन है दैट राहु केतु के लिए हम कौन से साइंस लेंगे, हाँ, स्कॉर्पियो नहीं साइन और नहीं लेना है। राहु केतु लगने से होते नहीं, राहु केतु एग्जाम थे इससे, ठीक है। राहु केतु के लिए नोट कर लीजिए, राहु जिस हाउस में बैठा है, ठीक है, नोट करिए। राहु जी जिस भी प्लेनेट से कनेक्ट होगा, ठीक है, राहु से 5th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा या फिर 9th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा, तो राहु उसमें क्रूरता डालेगा, राहु केतु दोनों स्ट्रगल डालेगा। 159 7th हाउस नहीं लेना है, ठीक है, नहीं सर क्लियर हो गया? अच्छा मतलब इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, राहु केतु के लिए एक्सेप्शन इज ओनली फॉर हाँ, सन मार्स क्योंकि एंड सैटर्न। राहु केतु की राशियां तो स्वराशि तो होती नहीं कोई। राहु हाँ जी, केतु कभी इसीलिए लगने से सर बनता कुछ नहीं। लोग हाँ, बोलते हैं ना जैसे कि हम्म। केतु जो है वो स्कॉर्पियो का को-लॉर्ड है, इसलिए क्लैरिफाई कर रही थी। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न विभिन्न क्या कहते हैं, शास्त्रों में अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग मत है, ठीक है। तो हम लोग को जो पराशर ऋषि क्या बोलते हैं कि राहु केतु अपने डिस्पोजिटर जैसा डिस्पोजिटर बैठा रहता है, या फिर जिस भी ग्रह के साथ बैठा रहता है तो वैसा फल देता है, ठीक है। उसके आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाद में।
तो इसके नीतू जी इसके इसका नियम क्या है कि राहु और केतु के केस में कि राहु सर का प्राइमरी जो रिजल्ट होता है वो होता है उसका डिस्पोजिटर का ठीक पहला, है सर। अगर राहु केतु अकेले हैं तो। जी सर। ठीक है, अगर राहु केतु के साथ कोई ग्रह है साथ में, राइट ठीक है, सर। तो डिस्पोजिटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राहु केतु के लिए उसका कंजंक्ट प्लैनेट। ठीक है सर। ठीक है, तीसरा नियम कि अगर राहु केतु के साथ दो से ज्यादा ग्रह बैठ गए जी एक ही राशि में, तब क्या करें? तो जो जी सर। सबसे उसका जो डिग्रिकली जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट होगा वो फिर उसकी तरह वो काम करना शुरू करता है। सो सर फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से किसी हाउस में वीनस मार्स केतु बैठे हैं